हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर है, यानी कि पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर जो हमने सबका सब पढ़ा उसकी एक शॉर्ट वीडियो, जिसके अंदर डायरेक्ट वो पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं या फिर जो क्या है आपकी एक्सेप्शंस है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि जो आपके पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपके पास में 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यानी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड और 18 ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो 7 पीरियड जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर आपके पास में कौन कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। एसपीडीएफ आपके क्या होते हैं, सबशेल होते हैं, और हर एक सबशेल के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अपने पास में तो देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर इसमें ना ये पूछ सकता है कि बोल देगा आपको थर्ड पीरियड बता दिया, बोलो इसके अंदर कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग होगी, तो वो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हमेशा 1s की फिलिंग होती है, सेकेंड पीरियड के अंदर 2s एंड 2p, थर्ड पीरियड के अंदर 3s एंड 3p। ये तो मैं डायरेक्ट याद रह जाएंगे। गड़बड़ हम कहां पर करेंगे, फोर्थ पीरियड के अंदर। फोर्थ पीरियड के अंदर 4s की फिलिंग होती है, 4p की फिलिंग होती है, लेकिन साथ में ही 3d की फिलिंग होती है, 4d की फिलिंग नहीं होती है। ठीक है, और ऐसे ये मत कर देना कि भाई थर्ड पीरियड के अंदर 3s की भी फिलिंग होती है, 3p भी फिलिंग होती है और 3d की भी नहीं। 3d हमारे पास में फोर्थ पीरियड के अंदर आता है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में जो फिफ्थ पीरियड होता है इसके अंदर आपके पास में 5s, 5p एंड 4d की फिलिंग होती है। ठीक है, सिक्स्थ पीरियड के अंदर 6s, 4f, 5d एंड 6p की फिलिंग होती है। ठीक ऐसे सेवेंथ पीरियड के अंदर 7s, 5f, 6d एंड 7p की फिलिंग होती है। ठीक है, हमारे पास में अब एक बार इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देख लो। देखो, जब भी हम s ब्लॉक की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो होती है ns2, यानी कि ns2। p ब्लॉक की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p के अंदर 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि आपकी जो p सबशेल होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1, d की 10, ns 0 से 1। यहां पर क्या होगा, यानी d ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी भी आएगी जहां पर आपके s जो आपके पास में सबशेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमारे पास में एक तो हम कॉपर के अंदर एक्सेप्शन पढ़ते हैं और एक क्रोमियम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो यहां पर, अब यहां पर देखो n-1, यानी अगर मान लिया s के अंदर आप फिफ्थ शेल के अंदर होगे तो यहां पर कितने पे रहोगे, d में, एक उससे कम में, यानी कि 4f के अंदर, सॉरी 4d के अंदर। क्लियरिटी हो गया, यानी अगर आप यहां पर 4s की फिलिंग कर रहे हो तो d वाला उससे कम होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो जैसे 5f ब्लॉक की देखो, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2, f 0 से 14, n-1, d 0 से 1 एंड ns2। यानी कि अगर आपके पास s में 6 मतलब 6th वाले आपके पास में शेल की फिलिंग हो रही है तो d के अंदर 5वें की होगी, जबकि f के अंदर कौन से की होगी, चौथे वाले आपके किसकी होगी, शेल की फिलिंग होगी। जैसे देखो फॉर्मूले में देखो, अगर आपके पास में s 6 है तो आपके पास में d 1 उससे कम है और f क्या है, उससे 1 और कम है, यानी कि आपके पास में s के अंदर जौन से वाला शेल है उससे 2 कम है। तो ऐसे करके भी आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास में 4f वाली सीरीज होती है, यानी जो f ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे पास में 2 सीरीज होती हैं, एक 4f वाली और एक होती है 5f वाली। तो 4f वाली सीरीज को हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और 5f वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इनका एक कॉमन नेम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कई बार पूछा जाता है कि किन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं हम एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को। ठीक है,
अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों टाइप के एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ओनली मेटल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हमने कुछ यहां पर ना ट्रेंड्स लिख रखे हैं किस किस के। जैसे सबसे पहला है रेडियस का ट्रेंड। मान लिया आर वी का मतलब है वंडरवॉल रेडियस, आर एम का मतलब है मेटेलिक रेडियस और आर सी का मतलब है कोवेलेंट रेडियस। यानी वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है मेटेलिक रेडियस और उससे कम होती है कोवेलेंट रेडियस। वंडरवॉल रेडियस का क्या मतलब है, जितने भी हमारे नोबल गैसेस होते हैं उनके अंदर कोई फोर्सेस तो प्रेजेंट होती नहीं है, तो वहां पर कौन सी फोर्सेस बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। यानी उनमें कौन सी रेडियस होती है, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है अपने पास में। अच्छा, मेटल्स के अंदर मेटेलिक रेडियस और जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर कौन सी रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस। यप, आगे चलते हैं। देखो, अगर मान लिया इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि लिथियम और सिलिकॉन में से रेडियस किसकी ज्यादा होगी, तो हमारे पास में लिथियम की रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एक मेटल है और सिलिकॉन क्या है आपका, एक सिलिकॉन के अंदर कोवेलेंट रेडियस प्रेजेंट होगी क्योंकि वो क्या है आपका एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रखी है। वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि नोबल गैस की जो आपके पास में साइज होता है वो एक पूरे के पूरे, अगर मैं पीरियड के अंदर बात करूं तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, नोबल गैसेस का। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है। देखो, लिथियम वाली लाइन में ही अगर हम आगे चलते हैं पीरियड के अंदर तो नियोन आता है लास्ट में, तो हमें पता था भाई लिथियम की जो साइज होता है वो नियोन से क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि हम ये बोलते हैं ना, वैसे तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, लेकिन लास्ट में जब नोबल गैसेस आती है तो उनका साइज पूरे के पूरे पीरियड के एलिमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखो, लिथियम का साइज नियोन से बड़ा होगा, बिल्कुल ठीक, सॉरी, लिथियम का साइज नियोन से छोटा होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है। ठीक ऐसे ही सोडियम का साइज आर्गन से छोटा होगा, ये बात भी क्या है हमारे पास में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, पोटेशियम वाली लाइन में लास्ट में आता है क्रिप्टोन आपके पास में। क्रिप्टोन क्या है आपके पास में, एक तरीके से नोबल गैस है। तो क्या होना चाहिए था हमारे पास में कि जो क्रिप्टोन है इसकी रेडियस यानी कि जो आपकी क्या है, क्रिप्टोन है, उसकी रेडियस पोटेशियम से क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या है आपके पास में, कम है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है कि पोटेशियम की रेडियस क्या होती है, क्रिप्टोन से ज्यादा होती है, एंड इट्स एन एक्सेप्शन। तो पेपर में घूमकर पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सी चीज ठीक है, और हम उलझ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी है। एक एक्सेप्शन आती है कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो हमारी रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हम एक ग्रुप नीचे जाएंगे तो आप मतलब एक ग्रुप नीचे नहीं, ग्रुप के अंदर, मतलब एक ग्रुप, एक एलिमेंट आपका ग्रुप में यहाँ प्रेजेंट है, किसके नीचे, उसके नीचे, तो जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं हमारे पास में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, तो साइज क्या करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। ठीक ऐसे ही एल्यूमिनियम के नीचे प्रेजेंट होता है गैलियम, तो एल्यूमिनियम से गैलियम का साइज होना चाहिए था बड़ा, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आती है और एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है, गैलियम से बड़ा होता है, ना कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होता है। जो कि गैलियम क्या आता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एल्यूमिनियम पहले आता है और गैलियम बाद में। तो वैसे तो क्या होना चाहिए था, गैलियम का साइज बड़ा, लेकिन गैलियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है एल्यूमिनियम से। रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन होगा यहां पर आपके पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम के अंदर प्रेजेंट है आपके पास में SO3 सबशेल, गैलियम के अंदर SP एंड D सबशेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे पास में तो जो D सबशेल होता है ना, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से वो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे तो एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है, और रीजन पूछे तो शील्डिंग इफेक्ट किसका, D ब्लॉक आपका D सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होना। उसके बाद में आइसोइलेक्ट्रिक्स। आइसोइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जिन भी एलिमेंट्स के अंदर आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक्स।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ना यहाँ पे अलग अलग आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो वैसे आइसोइलेक्ट्रिक एटम्स का या आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज का क्या रूल होता है आपके पास में कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा आइसोइलेक्ट्रिक्स का। पर हमें ये चेक कर लेना है कि इन सबके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी ये सीरीज लगेगी आपके पास में, ठीक है। तो हमारा जनरल ट्रेंड क्या आना चाहिए था? हाँ वैसे तो अच्छा एक पॉइंट और देखो, चाहे आपके पास में अगर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज भी हैं तो नोबल गैस का फिर भी उन सब में से सबसे बड़ा साइज होता है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आती है नाइट्रोजन वाली सीरीज के अंदर सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में, ध्यान से देखें तो, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 10 हो गया होगा। वैसे तो क्या होना चाहिए था, इस नियोन का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नियोन यहाँ पर एक्सेप्शन आती है, N3 नेगेटिव का साइज क्या हो जाता है, नियोन से बड़ा हो जाता है, जो कि एक नोबल गैस है। बाकी बिल्कुल सही इसी तरीके से चलेगा, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, उसके बाद में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद आगे देखो, जैसे ये वाली सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबसे बड़ा साइज आर्गन नोबल गैस का, फिर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ही बड़ा साइज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो साइज भी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखो आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे सल्फर के अंदर भी 18 हो गए होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ठीक। सबके अंदर क्या होंगे, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आपके पास में, और ऊपर कितने प्रेजेंट होंगे, ऊपर सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है हमारे पास में। नेक्स्ट ट्रेंड आता है हमारे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर रिलीज होती है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज करती है एंड लेफ्ट टू राइट आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। रीजन, साइज घटता चला जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वैसे तो क्या होना चाहिए था, ये पूरे के पूरे एक पीरियड की लाइन है आपके पास में लिथियम वाले की, लेकिन यहां होना तो क्या चाहिए था, सबके एरोज इस वाली डायरेक्शन में होने चाहिए थे, लेकिन बीच में 2 एक्सेप्शन आती है, एक तो बेरिलियम पर और एक नाइट्रोजन पर। रीजन क्या होता है इसका, आप यहां पर ये देखो, अगर हम रीजन को देखें तो डस्टर कहां गया, चलो वैसे ही बता देती हूँ कि यहां हम देखें ना तो बेरिलियम का आपके पास में जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, देखो 4 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2, और बोरोन की होती है 1s2 2s2 एंड 2p1। यहां पर क्या है, फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है, जबकि यहां पर क्या है आपके पास में फुली फिल्ड s ऑर्बिटल तो है, लेकिन उसके आगे p में एक सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, जबकि बेरिलियम नहीं देगा। क्यों? ड्यू टू फुली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड स्टेबिलिटी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेरिलियम की ज्यादा स्टेबल है, और यही रीजन होता है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से होती है ज्यादा। ठीक ऐसे ही हम अगर किससे देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी 1s2 2s2 एंड 2p3, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सो 1s2 2s2 एंड 2p4। यहाँ पर क्या होता है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। यही रीजन है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएगा, जबकि लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, बिकॉज साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक एक्सेप्शन आती है, वैसे बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा कि भाई टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, लेकिन एक्सेप्शन आती है जो आपके पास में 13th ग्रुप होता है, उसके अंदर एक्सेप्शन होती है। वहां देखो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, और सबसे ज्यादा किसकी होगी आखिरी में, बोरोन की, जो कि सबसे ऊपर प्रेजेंट था। तो ये वाली हमें एक एक्सेप्शन सीरीज है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है,
आगे आता है हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन साइज, यानी कि कोई भी आयन जब आपका वाटर के अंदर जाएगा तो उसका साइज, मतलब देखो उसके साइज के ऊपर, या यूं समझो कि वो कितने और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं बोलेंगे यहां पर, बोलेंगे आयंस, ठीक है। तो जब आयंस कंबाइन करेंगे तो वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं वाटर के अंदर जाने के बाद, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा क्या होगा उस स्पीशीज के ऊपर चार्ज होगा। जितना छोटा साइज, जितना ज्यादा चार्ज, उतनी ही ज्यादा क्या हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हमारे पास में, और उतना ही ज्यादा क्या हाइड्रेशन साइज। असल में लिथियम का साइज छोटा है, लेकिन वाटर के अंदर जब ये जाता है तो बहुत सारे आयंस एक दूसरे के साथ में जुड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं और इनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा छोटा साइज, फिर उसके बाद सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की। लेकिन मोबिलिटी, अगर इनका वाटर के अंदर जाने के बाद में साइज इंक्रीज कर रहा है, पूरा बड़ा सा मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि मोबिलिटी मुश्किल होगी। अब भारी से मॉलिक्यूल को पानी में चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछे तो ये होगा, लेकिन अगर मोबिलिटी का ट्रेंड पूछे तो उससे उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लिथियम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है अब, ठीक है। तो ये चीज होगी अपने पास में। उसके बाद में आती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो होती है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो लेफ्ट टू राइट आपका करता है इंक्रीज, जबकि टॉप टू बॉटम वो क्या करता है आपका डिक्रीज। तो यहीं पर हमने लिखा है मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। हम ये पढ़ते हैं ना कि डाउन द ग्रुप हमारे पास में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, +1 +2 -1 -2 बस इतनी ही रहती है। लेकिन जो ऊपर वाली साइड आपके पास में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और ज्यादा बड़ी वैल्यू को दिखाते हैं, ठीक है हमारे पास में। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन में क्या पूछेगा कि मान लिया ये पूछ लेगा भाई लिथियम का किसके साथ में डायगोनल रिलेशन है। सो लिथियम का डायगोनल रिलेशन है मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन होता है एल्यूमिनियम के साथ में, और बोरोन का होता है सिलिकॉन के साथ में, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, क्या कि जो आपके पास में सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमन नेम दिया हुआ है। और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक है हमारे पास में। तो यहीं पर ही हमारे पास में मेन पॉइंट्स किसके, पीरियोडिक, जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यू से रिलेटेड, हमारे कंपटीशन लेवल से रिलेटेड क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम किसी और चैप्टर की ऐसे ही शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ में मिलेंगे।